क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट क्लासेस। दोस्तों, आज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेकर आए हैं और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सी टेट, रीट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के टेट एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और साथ ही आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियो के साथ साथ आपको PDF भी उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, RT 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो RT 2009 राज्यसभा में पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को और लोकसभा द्वारा ये पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। तो 20 जुलाई में ये राज्यसभा में पारित हुआ था और लोकसभा में 4 अगस्त को ये पारित हुआ था और राष्ट्रपति के द्वारा ये स्वीकृति दी गई थी। तो ये स्वीकृति दी गई थी 26 अगस्त को। संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये, यानी संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था तो ये 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को इसमें छोड़ दिया गया था। राजस्थान में एक नियमावली की मंजूरी दी गई थी 29 मार्च 2011। काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, यानी रीट एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में नियमावली लागू हुई थी 1 अप्रैल 2011 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन था वो कौन सा था, 2002 में जोड़ा गया है। 21वें अनुच्छेद के तहत शिक्षा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा हेतु की इसका विकास किया गया था। RT एक्ट 2009 को लेके आए थे, जिसमें 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं, 1 अनुसूची है। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है तो 4 है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 से 28 धाराएं इसमें जुड़ी हुई हैं। RT एक्ट की बात करें तो 2009 को लागू करने वाला भारत 135वां देश बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं इसके अध्याय की। तो धारा 1 में प्रस्तावना दे रखी है, धारा 2 में परिभाषा शब्दावलियाँ दे रखी हैं। 1 में समुचित सरकार, यानी समुचित सरकार का ये आशय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार व स्थानीय सरकार से, यानी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ की गवर्नमेंट से इसमें इनको ऐड किया गया है। बालक से यहाँ पे आशय 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। समस्त बालक और बालिकाओं को इसमें लिया गया है। दुर्बल वर्ग से क्या आशय है तो दुर्बल वर्ग से अभिप्राय है समुचित सरकार द्वारा घोषित ऐसे बालक जिनके माता पिता या संरक्षक की आय न्यूनतम सीमा से कम हो, यानी इनकी इनकम कम हो, उसको दुर्बल वर्ग में शामिल किया गया है। अर्थात 2.5 लाख से जिनकी इनकम कम है उनको इसमें शामिल किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा से अर्थ है क्लास 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों की शिक्षा। और दोस्तों, असुविधाग्रस्त समूह से क्या आशय है तो इसका मतलब है SC ST OBC अनाथ और कैंसर HIV एड्स से प्रभावित माता पिता के बच्चे इसमें असुविधाग्रस्त वाले समूह में आएंगे। विद्यालय, इस विद्यालय का मतलब आशय क्या है, इसका अर्थ है विद्यालय के प्रकार कौन कौन से होंगे, यानी विद्यालय 4 प्रकार के होंगे। निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय और विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय में कौन कौन से आएंगे, KBS और NBS। अब इसके बारे में धाराओं के बारे में देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 3 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क रूप में दी जाएगी। धारा 3 में ये कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। और धारा 4 में क्या कहा गया है, इसके अनुसार बालकों को उनकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। जैसे एक 10 वर्ष के बालक को कक्षा प्रथम में प्रवेश ना देकर कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा। 6 वर्ष का बालक है तो उसको फर्स्ट क्लास में दिया जाएगा और 7 वर्ष का बालक है तो उसको सेकंड क्लास में दिया जाएगा। 8 वर्ष का बालक है तो उसको थर्ड क्लास में दिया जाएगा। तो इस तरह से क्लासों को बांटा गया है जिसमें उसको उसी की उम्र के हिसाब से उसको क्लास दी गई हैं। धारा 5 में, इस धारा के अंतर्गत बालक को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा, यानी उसको TC लेने का अधिकार रहेगा।
तथा टीसी मांगने पर उसे तुरंत टीसी दी जाएगी। टीसी नहीं देने पर प्रधानाध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य दे रखे हैं। यानी धारा 6 के अंतर्गत बात करें तो समय, स्थान और स्थिति के अनुसार विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकार के दायित्व दे रखे हैं। यानी 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होगा तथा 2 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। तो ये धारा 6 के अंतर्गत दे रखा है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सी धारा के अंतर्गत स्थानीय सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा स्थिति स्थान के अनुसार विद्यालय खोलने की अनुमति है। तो आपको ये ध्यान रखना है, धारा 6 के अंतर्गत है। धारा 7 में बात करें, इस धारा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात का उल्लेख किया गया है। यानी केंद्र सरकार इसमें 60% हिस्सा रहेगा और राज्य सरकार का कितना रहेगा, 40%। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इसमें 90-10 का रेशो रहेगा, जो वित्तीय स्वीकृति होगी, जिसमें पैसा खर्च किया जाएगा। धारा 8 की बात करें, इस धारा में समुचित सरकार के अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 9 में समुचित सरकार के अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख है। धारा 10 में इस धारा के अंतर्गत अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे। दोस्तों, धारा 11 के अंतर्गत दे रखा है, इस धारा के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी समुचित सरकार की होगी। यानी कि पोषाहार वगैरह की जो स्कूल में व्यवस्था होगी वो बच्चों के लिए धारा 11 के अंतर्गत दे रखा है। अध्याय 4 में बात करें तो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस तरह से हैं उसके बारे में है। धारा 12 के अंतर्गत बात करें तो इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय की प्रथम कक्षा की कुल सीटों का 25% संरक्षण असुविधाग्रस्त बालकों को दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 25% सीटें प्राइवेट स्कूल हों उसकी सीटें रिजर्व की जाती हैं गरीब बच्चों के लिए। धारा 13 के अंतर्गत बात करें तो प्रवेश पर कोई फीस नहीं है तथा प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। उल्लंघन करने पर प्रवेश शुल्क को 10 गुने तक तथा प्रवेश परीक्षा को 25,000 रुपये तक दे होगा। तो ये जुर्माना लगाया जा सकता है। किसके अंतर्गत लगाया जा सकता है, तो धारा 13 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। धारा 14 की बात करें तो प्रवेश के लिए विद्यालय में कोई दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा। आयु का सबूत न होने पर विद्यालय बालक को प्रवेश से इनकार नहीं कर सकेगा। तो ये धारा 14 के अंतर्गत है। धारा 15 की बात करें तो प्रवेश की निर्धारित अंतिम दिनांक 30 सितंबर के बाद भी अगर कोई बालक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे तो विद्यालय उसको इनकार नहीं कर सकता, यानी कि उसको एडमिशन देना पड़ेगा। धारा 16 के अंतर्गत बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक किसी भी बालक को रोका नहीं जाएगा, अर्थात अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, मतलब उसको फेल नहीं किया जा सकता। धारा 17 की बात करें तो इस धारा के अंतर्गत किसी भी बालक को शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगला है धारा 18 की बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही आवंटन के बाद ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अपनी अनुमति से विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया जा सकता। यानी कि कई विद्यालय ऐसे होते हैं जो बिना मान्यता के चलाए जाते हैं, तो उनके लिए ये साफ साफ दे रखा है कि उनको प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा लेना अनिवार्य है। धारा 19 के अंतर्गत दे रखा है, अगर कोई विद्यालय सरकार द्वारा तय मान व मानक को नहीं मानता है तो इस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। विद्यालय के मान और मानक किस तरह से हैं? सर्व बाधा मुक्त पहुँच, सर्व मौसम अनुकूल भवन होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम कक्षा फर्स्ट के लिए कक्षा कक्ष और एक कार्यालय से भंडार कक्ष से प्रधानाध्यापक कक्ष ये होना अनिवार्य है। लड़के व लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना अनिवार्य है। सभी बालकों के लिए शुद्ध व स्वच्छ पेयजल होना आवश्यक है। जहाँ दोपहर में भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहाँ पक्की रसोई छत होनी चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए। विद्यालय के चारों ओर दीवार
या बाड़बंदी होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें सभी विषयों की पुस्तक, नैतिक शिक्षा की पुस्तक, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की बात करें तो शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस माने जाएंगे और 800 शिक्षण घंटे इसमें शामिल किए जाएंगे। कक्षा 5 से कक्षा 8 के लिए 220 कार्य दिवस यानी 1000 शिक्षण घंटे इसमें शामिल किए जाएंगे। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य की न्यूनतम संख्या घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। धारा 20 के अंतर्गत बात करें तो समुचित सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि वो विद्यालयों के मान व मानकों में संशोधन कर सकती है, यानी विद्यालयों में जो भी संशोधन हो सकता है उसको सरकार का उत्तरदायित्व है, वो उसको चेंज भी कर सकती है। जो भी संशोधन होते हैं उनको चेंज भी कर सकती है। यानी धारा 21 के अंतर्गत दे रखा है विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों को माता पिता, संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलाकर एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में 3/4 यानी 75% सदस्य माता पिता, संरक्षक होंगे तथा समिति में 50% महिलाएं इसमें शामिल होंगी। धारा 22 के अंतर्गत बात करें तो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार की जाएगी, अर्थात प्रधानाध्यापक के द्वारा एक वार्षिक पाठ योजना तैयार की जाएगी, यानी कि 1 साल के अंतर्गत क्या क्या काम कराना है उसकी पाठ योजना तैयार की जाएगी, जिसमें विद्यालय के समस्त विकास कार्यों का इसमें उल्लेख किया जाएगा। धारा 23 के अंतर्गत बात करें तो इस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं यानी उनको क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं और उसकी सेवा की शर्तें क्या क्या हैं उनके बारे में दे रखा है। धारा 24 में बात करें तो प्रत्येक शिक्षक को एक आदर्श व चरित्रवान होना चाहिए। धारा 25 की बात करें तो इसके अंतर्गत छात्र शिक्षक का अनुपात उल्लेख है। तो यानी प्राइमरी लेवल की बात करें तो 35 छात्र होने पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है और जब छात्र संख्या 60 है तो उसमें अध्यापक की संख्या 2 हो सकती है। 90 छात्र हैं तो 3 हो सकती है। 120 हैं तो उसमें एक प्रधानाध्यापक और 4 अध्यापक होना अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के छात्र का अनुपात रहेगा 60 बच्चों पर बात करें तो 2 शिक्षक और 61 से लेकर 90 तक यदि बच्चे होते हैं क्लास में तो 3 शिक्षक लगाना अनिवार्य है और 91 से लेकर 120 बच्चे होने पर क्लास में 4 शिक्षक आवश्यक हैं और 121 से लेकर 200 बच्चों तक 5 शिक्षक होना अनिवार्य है और 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक के साथ साथ एक प्रधान अध्यापक भी होना अनिवार्य है और 200 से अधिक होने पर 40:1 यानी 200 से अधिक शिक्षक होने पर कितना रहेगा 40:1 रहेगा, यानी प्रधान अध्यापक को छोड़कर इसमें शामिल किए जाएंगे। 200 विद्यार्थियों से अधिक होने पर छात्र शिक्षक का अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात 40:1 रहेगा। कम से कम एक शिक्षक होगा विषय अनुसार 100 बच्चों पर, जैसे विज्ञान या गणित, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन। धारा 26 के अंतर्गत बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति को भरा जाना अर्थात 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे, ये धारा 26 में कहा गया है। धारा 27 की बात करें, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्यों के अलावा निम्न 3 कार्यों को कर सकता है, जैसे कि जनगणना, निर्वाचन और आपदा से संबंधित कार्य हैं उनको ये कर सकता है। धारा 28 की बात करें तो इस धारा के अंतर्गत कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा, कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा। अध्याय 5 में बात करें, धारा 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख दे रखा है 29 में। धारा 30 के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी तथा कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
अध्याय 6 में बात करें तो बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। धारा 31 के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करने का प्रावधान है, अर्थात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बालकों के अधिकार का संरक्षण किया जाएगा। यानी धारा 31 में बात करें तो बालकों के अधिकार संरक्षण से संबंधित जानकारी है। धारा 32 में बात करें तो बालकों की शिकायतों को दूर करने का प्रावधान है, यानी बालकों की शिकायत जो भी है उनको प्रावधान दे रखा है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन का उल्लेख किया गया है। तो सलाहकार परिषद का गठन कब होता है, कौन सी धारा से होगा, तो धारा 33 से होगा। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। धारा 35 में अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार है। धारा 36 में बात करें, कोई भी कर्मचारी गलत व्यवहार करता है तो उसके संबंध में उसकी शिकायत की जा सकती है। धारा 27 में धारा 36 के तहत दर्ज की जाने वाली शिकायतों के संबंध में पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। धारा 38 में समुचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो आरटी एक्ट 2009 में बदलाव कर सकती है। राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राज्य सरकार के वित्त व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी करके राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित किया था, जो 1 अप्रैल 2011 से संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।